हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। आज के सेशन में मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। जनरल एप्टीट्यूड के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 15 क्वेश्चंस इस साल जनरल एप्टीट्यूड से पूछा गया था पेपर 1 में, और आप इजीली 10 to 12 क्वेश्चन इजीली बना सकते थे, जिसमें कि एक क्वेश्चंस गलत है, यानी कि उसमें आपको ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, और एक दो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस बच्चों आपको वर्बल के भी पूछे गए थे। जैसा कि हम पहले का पैटर्न देखे हैं तो वर्बल काफ़ी कम आता है। वर्बल इन द सेंस कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आता था। इस साल क्या है कि आपको काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए गए थे, पैराग्राफ टाइप का, और उससे क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 उन सभी 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस साल ESE 2023 में अपियर किया है तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, या अगर आप ESE एस्पेरेंट हैं, गेट एस्पेरेंट हैं, SSC JEE एस्पेरेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। बच्चों, मैं अभी भी आपको कहना चाहूँगा, आया वही है जो हमने आपको पढ़ाया है। यानी कि पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस सिमिलर टू आपको जो मैंने आपको क्लास नोट्स में करवाया है उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वांट के भी क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा है। ESE में रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, क्वांट का कम रहता है, और वर्बल तो आपको ग्रामर नहीं पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन टाइप का है, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का, यानी कि सीक्वेंस अरेंजमेंट, इन सब से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो भी सेट होगा आप क्वेश्चन नंबर से मिला सकते हो। मैं आप लोगों को सेट सी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये किसी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था, तो इसे हम डिस्कस करेंगे, और आपके सेट में जो भी क्वेश्चंस हो आप उसे मैच कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेट सी में आपका क्वेश्चन नंबर शायद 12 से या 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, आपको ये समझना है इस क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि यह जो है आपके पास 1 है, 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 8 है, ये 64 है। तो बच्चों आपको ये पता है 8 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 63 का स्क्वायर -1 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप 63 का स्क्वायर पता करते हैं तो ये आपके पास 63339, यह वैल्यू आपके पास आ रहा होगा बच्चों। अगर 63 का स्क्वायर के वैल्यूज आप पता करेंगे तो यह 3969 आएगा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यह 3968 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना था, पैटर्न ऑब्जर्व करके आप इजिली आंसर्स दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को आप सॉल्व कर सकते थे। ये आपको सिलोजिज्म टॉपिक से है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको जो स्टेटमेंट्स दिया रहता है उस स्टेटमेंट्स को सही मान के आपको कंक्लूजन्स देखना होता है कि कौन से कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं। ऑल लायंस आर टाइगर, आप सिंपल ऐसा सॉल्व कर सकते हो। सपोज कीजिए ये आपका लायन हो गया, ऑल लायन, तो ये सारे लायन क्या है, टाइगर है, तो ये बाहर वाला सर्कल आपका टाइगर हो गया। और ऑल टाइगर्स आर लियोपार्ड्स, अब जितने भी टाइगर्स हैं सभी के सभी क्या हैं, लियोपार्ड्स हैं, तो यह आपका लियोपार्ड्स हो गया। नेक्स्ट, सम लियोपार्ड्स आर उल्फ्स, कुछ जो लियोपार्ड्स हैं वो उल्फ्स हैं। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो कि उल्फ्स को ऐसा बना सकते हो, इससे इंटरसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यानी कि मतलब अगर हम चाहें तो इसको इससे इंटरसेक्ट करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन्स में आपसे क्या सब पूछा गया है। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन आपको लिखा हुआ है, पहला कंक्लूजन आप देख सकते हैं, नो एलिफेंट इज लायन। अब एलिफेंट की बात ही नहीं हुई है स्टेटमेंट में, और आपको ये कैसे पूछ सकता है, तो ये तो गलत ही है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। सन उल्फ्स आर लायन, तो उल्फ्स लायन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि हम ये कहेंगे कि सेकंड के लिए नो डिफिनिट कंक्लूजन। सम लियोपार्ड्स आर लायन, कुछ लियोपार्ड लायन है, ये ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लियोपार्ड्स जो है लायन है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा हमारा लियोपार्ड का रीजन है, और उसमें से इतना जो रीजन है ये तो लायन है ही, तो इस कारण से हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन 3 जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
तो इसके करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर सी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, रोहित वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ये आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है, और ये हर साल पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ईएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो रोहित वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए रोहित का घर यहाँ पे है, तो ये आपको 15 किलोमीटर वेस्ट में गया फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेगा, तो एलआर कंसेप्ट से आपका लेफ्ट टर्न लेना है उसको, और 20 किलोमीटर वो मूव करेगा, तो ये आपके पास 20 किलोमीटर आ गया। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 मीटर, ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में होता है, तो आपके पास उधर गया 25 मीटर। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट आप एलआर कंसेप्ट यूज करोगे, और ये 20 मीटर। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 20। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फाइनल पोजीशन ये है, और इसके घर यहाँ पे थे, तो यहाँ से बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल है 25, ये 15, तो हम ये कह सकते हैं 10। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो आपके पास 5 स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, और इस पांचों को स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ के आंसर करना था। तो देखिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, मधु एंड शोभा आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यानी कि मधु एंड शोभा ऐसी स्टूडेंट्स है जो कि ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में अच्छी है। अंजलि एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। अंजलि, पूनम एंड निशा आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। निशा एंड अंजलि आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छी है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें अंजलि है और निशा है, ठीक है। तो दो तो आपको पता चल गया कि अंजलि निशा में कोई हो सकता है। अब हम ये चेक करेंगे कि हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में कौन है। तो हिस्ट्री में आप देखो, हिस्ट्री यहाँ पे है, तो इसमें भी आपका अंजलि तो है, निशा भी है, ठीक है। अब एक और आ गया बच्चों आपके पास कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है, तो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इसमें अंजलि है, मधु है, लेकिन निशा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों से यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अंजलि वो ऐसी गर्ल है जो कि सारी चीज़ों में गुड है, यानी कि हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में गुड है। तो इसके करेक्ट आंसर्स जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। हाँ, 24 एप्टीट्यूड का है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी जस्ट वैलेंटाइन डे भी खत्म हुआ है, और आप देखे ही होंगे आई लव यू, आपने किसी को आई लव यू बोला होगा, तो किसी ने आपको यह भी रिप्लाई किया होगा कि गो टू हेल। तो आप देख सकते हो कि यूपीएससी भी वैलेंटाइन डे से इंस्पायर्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चंस में, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टिक लैंग्वेज इज पॉपुलर सिंस एजेस, मोस्टली इन द फील्ड ऑफ स्पेनोजेज एंड सेंडिंग क्लासिफाइड मैसेज। इफ आई लव यू को कोडेड 7 किया गया है, एंड गो टू हेल आपसे पूछा गया है कि कैसे कोड हम कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नंबरिंग लिखा कीजिए। तो अगर जैसे ही आप नंबरिंग लिखते आई लव यू का, तो बच्चों आई लव यू का अगर आप नंबरिंग करोगे तो आई स्टैंड्स फॉर 9, एल स्टैंड्स फॉर 12, ओ स्टैंड्स फॉर 15, भी स्टैंड्स फॉर आपका 22, एंड ई स्टैंड्स फॉर 5। एंड अगर हम यू की बात करें तो यू में आपको पता है वाई है आपके पास, वाई ओ यू, तो एक्स वाई जेड, तो ये 25, ये 15 एंड 21। अब अगर हम इसे देखें तो ये तो 9 होगा। इसको बच्चों अगर आप ऐड करते हो तो ये वैल्यूज आपके पास कितना आएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा, तो ये 54 आ रहा होगा, और इसे अगर आप ऐड करते हैं तो ये 61 आएगा। अब इस सब को जोड़ दोगे तो इसको जोड़ के आप बताओ कि कितना होगा। तो 61 और ये आपके पास 9, तो ये हो गया 70, एंड प्लस 54, तो यह वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4, एंड 7 + 5, तो बच्चों आपके पास यह 12, तो 4 2 6 1 7, यानी कि सबका एडिशन 7 आ रहा है। तो आपने देख लिया कि कैसे कोडिंग किया गया है। अब हम क्या करेंगे कि गो टू हेल लिखेंगे। तो बच्चों जैसे ही आप गो टू हेल लिखते हो तो देखो क्या होने वाला है, गो टू हेल। तो गो टू हेल में आप सभी अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पहले लिख दें। तो G7, O15, T20, O15, H8, ये 5 है, ये 12 है, और ये 12 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 15 और ये आपके पास 7, तो ये हो गया 22, ठीक है। सिमिलरली इसको आप ऐड करोगे तो यह आपके पास 35, और इसे ऐड करोगे तो ये वैल्यूज आपके पास आ रहा होगा 37। अब इस दोनों को 37 ये आ रहा होगा, तो इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये बच्चों आपके पास हो गया 22, एंड प्लस आपके पास 72,
और यह वैल्यूज आपके पास आ जाएगा 224 और 94, यानी कि अगर हम इसे भी जोड़ दें तो ये आपके पास 13 और 1 + 3 4, तो 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को समझिएगा कि कैसे आप क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, वी व्हाट लेटर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ाबेट के, आपको सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है कि उस अल्फ़ाबेट के नंबरिंग लिखें। जैसे ही आप अल्फ़ाबेट के नंबरिंग लिखते हो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमेशा आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग लिखना है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि जे का वैल्यू 10 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है और एन का 14 होता है। हमने क्या देखा, 10 2 12, 12 2 14, ये होता है 1, ये 5 एंड ये 9। तो 1 + 4 आपका 5 और 5 + 4 9, ये 7 है, ये 13 है, ये 19 है। तो 7 और +6 एंड यह बच्चों +6 ऐसा हो रहा है। तो यह 8 है और P16 होता है, यानी कि ये +8 हुआ। तो इसमें भी +8 कर दोगे तो ये आपके पास 24 और 24, यानी कि X विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका X करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे अगर आप ये देख रहे होंगे, ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है और ये 5 + 3 8 लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं ये कह सकता हूँ, ये 4 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। 6 + 4 ये 10 हो गया। यह अगर आप देखोगे तो 7 का क्यूब और ये 6 का क्यूब, तो यह बच्चों 13 आएगा। इस कारण से आपको बोला जाता है कि हमेशा आप स्क्वायर और क्यूब याद रखें, कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस जल्दी बनेगा और आपको एक क्लियर कट आइडिया भी लगेगा कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चंस था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। तो लगभग इसका तो आपका आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि 13 इसका आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं और देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप इजीली इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे और कैसे सॉल्व कर सकते थे ये ध्यान दीजिएगा। दीप्ति इज प्लेइंग ए ट्रेजर हंट गेम। आप देखे होंगे कि आपके कॉलेज में भी ट्रेजर हंट गेम होता है। एट द फर्स्ट स्टेज दीप्ति नीड्स टू चूज अ 5 डिजिट कोड टू अनलॉक द वॉल्ट विच कंटेन्स द ट्रेजर। यानी कि उसको 5 डिजिट कोड चाहिए कि वो उसको ट्रेजर को अनलॉक कर सके। सी गेट्स द फ्लोइंग कोड्स, तो फ्रॉम द ये सारा कोड उसको दिया गया है। अब इसी में से कोई ना कोई कोड उसको यूज़ करना है। अब उसके लिए बच्चों 4-5 क्ल्यू दिया गया है। क्ल्यू क्या है, तो पी क्ल्यू है द कोड नंबर इज नॉट एन इवन नंबर, वह इवन नहीं है। तो अगर वह इवन नहीं है तो क्या सब हो सकता है, आपको पता ही है कि जो इवन नहीं है तो इवन नहीं है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये सारे तो इवन ही है, ये हो सकता है। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट इज ऑड। पहले जो प्रोडक्ट है फर्स्ट 2 डिजिट्स के वो ऑड है, तो ये तो आपका ऑड नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। मतलब आपका एक ये ऑड नहीं है। ठीक है, ये ऑड है आपके पास, ये ऑड है आपके पास। सिमिलरली आप ये देख सकते हो द सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट इज 12। फर्स्ट 4 डिजिट के जो समेशंस हैं वो 12 है। तो बच्चों अगर हम ये देखें कि फर्स्ट 4 डिजिट का समेशंस 12 कितने में आ रहा है, तो आप ये देख सकते हो 5 + 3 8 और 8 + 4 12। एक ये 12 का आ रहा है, इसमें आपका 12 आ रहा है क्या, नहीं। इसमें 12 आ रहा है क्या, नहीं। ठीक है, ये 13 आएगा। इसमें 12 आ रहा है क्या, नहीं। मतलब कहीं भी ऐसा है कि 12 आपको नहीं आएगा, यानी कि आपको ये डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 12 सिर्फ इसमें हो रहा है। द कोड नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल तो बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल नहीं है। ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ दीप्ति हैड ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग ओनली 1 क्ल्यू। अगर दीप्ति ये चाहती है कि उसको एक ही ऑप्शन, एक ही क्ल्यू को सेलेक्ट करना है, विच ऑफ द 4 क्ल्यूज विल बी गिव हर द बेस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग आउट द 5 डिजिट कोड। यानी कि अगर ये 4 क्ल्यू में से वह एक ही क्ल्यू यूज करे तो कौन सा क्ल्यू उसको यूज करना चाहिए जिससे कि उसको लॉक पता चल जाए कि क्या होगा, उसका ट्रेजर का कोड उसे पता चल जाए। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि उसको क्ल्यू नंबर आर यूज करना चाहिए, क्योंकि आर में ही ऐसा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट इज 12 और उससे एक ऑप्शन सी आ रहा है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर अगर वो क्ल्यू यूज करेगी तो उसको डायरेक्ट कोड मिल जाएगा। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बच्चों आप फोकस करें कि क्वेश्चन नंबर 28 को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। सपोज यू इंटर एन एलिवेटर, यानी कि जो आपका लिफ्ट रहता है एट अ सर्टेन फ्लोर, किसी फ्लोर पे आपने इंटर किया। देन द एलिवेटर मूव्स अप 5 फ्लोर। उसके बाद एलिवेटर क्या हुआ कि 5 फ्लोर ऊपर गया।
ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपने एक्स फ्लोर पे एंट्री किया है, तो 5 फ्लोर ऊपर गया, डाउन 3 फ्लोर एंड 2 फ्लोर अप, उसके बाद 2 फ्लोर अप, और वो आपके पास 8 फ्लोर पे पहुंच गया। तो बच्चों ये आप कह सकते हो कि x और ये आपके पास 7 माइनस 4, तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू 4 है, यानी कि आपने जो एंट्री किया था वो 4th फ्लोर पे किया था, और इसमें से एक भी ऑप्शन आपका 4 नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि यह जो है आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि आपको बोनस हो गया, ये इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो जब ईएससी का फाइनल आंसर किया आएगा तो उसमें आपको ये बोनस कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत था। आगे बढ़ते हैं, और मतलब क्वेश्चन सही था, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ। ए नंबर सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आपको हमेशा अपना दिमाग यूज करके रहता है। आप अगर इस दोनों में रिलेशंस देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 0.05 का एडिशन है। अगर इस दोनों में रिलेशन देखोगे तो ये 0.10 का एडिशन है। इस दोनों में अगर आप रिलेशंस देखते हो तो 0.15 का है, यानी कि 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 0 पॉइंट आपके पास 20 का होगा, यानी कि अगर ऐड कर देंगे तो यह हमारे पास 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे आप क्वेश्चन नंबर 30 बना सकते हो। द सॉसर क्लब इज पुटिंग टुगेदर अ म्यूरल यूजिंग लाइटली कलर्ड ट्रांसपेरेंट पेपर। ठीक है, ये बनाना है लाइटली कलर्ड ट्रांसपेरेंट पेपर से। दिस पेपर देन इज कट इनटू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस दैट आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर टू मेक द डिजाइंस फॉर द म्यूरल। Of course, the club wants to save money, so its members are trying to buy the minimum number of the sheets of colored paper. तो मिनिमम सीट्स आपको यूज करना है कलर्ड पेपर का। बिलो इज वन ऑफ द डिजाइन दे आर गोइंग टू यूज। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द स्क्वायर्स दे विल नीड टू मेक दिस डिजाइन। ये डिजाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पेपर की जरूरत है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों हम ये देखें कि टोटल स्क्वायर्स कितना जरूरी है। तो आपको अगर टोटल स्क्वायर की बात करूँ तो देखो, एक ये तो स्क्वायर आपके पास है, ये जो कंप्लीट स्क्वायर है ये आपके पास यूज होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर आप मान लो ए बी सी डी। ठीक है, यह एक स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप देखो एक स्क्वायर ये भी आपको दिख रहा होगा, तो 2 स्क्वायर ये हो गए, तो इसको आप मान लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। एक स्क्वायर आपके पास ऐसा होगा, तो ये आप मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यानी कि एक्स ये हो गया, वाई ये जेड, और ये डब्ल्यू। ये 3 स्क्वायर हो गए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो 2 स्क्वायर्स आपको बच्चों और भी दिख रहे होंगे। एक आप ये देखो कि यह जो डिजाइन आप बनाओगे तो इसके लिए आपको अलग से एक पेपर की जरूरत होगी, तो इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि x1 x2 ये y1 y2, इस तरह से कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हैं, यानी कि x1 x2 x3 एंड x4 नेमिंग कर दो, या डी, तो ये ऑप्शंस में नेमिंग है ही। तो एक स्क्वायर ये हो गया। एक और स्क्वायर्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक स्क्वायर्स आपके पास और भी है, और बच्चों ये स्क्वायर है एक पास, एक और आपके पास। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए, तो 5 स्क्वायर्स मिनिमम आपको जरूरी हो रहा है, यानी कि 5 पेपर तरह आपको जरूरत होगा। तो इसके करेक्ट आंसर्स जो आएंगे वो करेक्ट आंसर्स आपके क्या आ जाएंगे, 5। तो ये जिस भी स्टूडेंट्स का पेपर है वो उन्होंने भी सही किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं, कुछ शायद वर्बल क्वेश्चंस भी हैं तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो शायद आपका क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट है। तो 37 को आप देखिएगा बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे वर्बल के भी। बस जैसे देखिए, ऐसा क्या होता है कि आप एग्जाम जब देते हो ना, तो एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बच्चों लास्ट में बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाओगे तो आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, आपके पास टाइम बच जाता है। ठीक है, तो आप सॉल्व करें, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन नंबर 37। तो आप इन सभी चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो उससे आप कंक्लूड करोगे कि 4-5 आपके पास बॉयज़ दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, ये सारे 5 बॉयज़ दिए गए हैं। तो कोई गुड है, कोई पुअर है, कोई एवरेज स्टडी में है। तो पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया, नेम द बॉय हु इज नॉट इंडस्ट्रियस एंड इज एवरेज इन स्टडी। तो सिंपल सी बात है कि वह इंडस्ट्रियस नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट लाइन आप जब पढ़ोगे, सी इज पुअर इन स्टडीज और इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियस, यानी कि सी तो आंसर नहीं होगा। सिमिलरली ए कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली इज नॉट इंडस्ट्रियस, ए इंडस्ट्रियस नहीं है बट गुड इन स्टडीज। तो हु इज नॉट इंडस्ट्रियल एंड एवरेज इन स्टडी, यानी कि ए भी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली बी इज इंडस्ट्रियस, तो बी भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि इतने जो रामायण कथा लिखा हुआ था बच्चों, आप सिंपल सा इसका सार समझो तो वो बस लास्ट 2-3 लाइन में है। ठीक है, तो हमेशा पैराग्राफ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट से आप पहले देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया और उसके अकॉर्डिंग तब आप उसको पढ़ा करो। पैराग्राफ को सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर पूछा क्या था और कहाँ से हमको आंसर्स मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर तुरंत आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं ये समझता हूँ कि एग्जाम हॉल में बच्चों इतना सोचना काफ़ी डिफिकल्ट होता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 38 ये कैसे आप बना सकते थे। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एट एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट 5 आउट ऑफ 8 पर प्रोग्राम सेट PQRST UV and W are to be operated daily on one day except for the first day of the month only 3 of the program set must be the ones। एक तरह से सीक्वेंस का आप क्वेश्चन है डेट वेर ऑपरेटेड ऑन द प्रीवियस डे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो आपको ये भी लिखा हुआ इफ प्रोग्राम पी इज टू बी ऑपरेटेड ऑन अ डे भी कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन द सेम डे, यानी कि पी एंड भी का कम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो आप देख लो पी एंड भी का कम्बिनेशन जहां भी होगा वो आंसर नहीं हो सकता है। तो बच्चों पी भी वाला कोई कम्बिनेशन दिया ही नहीं है। सेकंड आप देखो इफ क्यू इज टू बी ऑपरेटेड ऑन अ डे टी मस्ट बी ऑन द प्रोग्राम्स टू बी ऑपरेटेड आफ्टर क्यू। अगर क्यू को हम ऑपरेट किए हैं तो टी भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम समझें इफ आर इज द ऑपरेटेड ऑन अ डे भी मस्ट बी वन ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑपरेटेड आफ्टर आर। अगर आर को ऑपरेट किए हैं तो एक भी होना चाहिए। द लास्ट प्रोग्राम टू बी ऑपरेटेड ऑन अ डे मस्ट बी आइदर एस और यू, और लास्ट प्रोग्राम हमेशा एस या यू होना चाहिए। आपको ये दिया हुआ है कि द प्रोग्राम सेट आर एंड डब्ल्यू आर टू बी ऑपरेटेड ऑन द फर्स्ट डे विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द अदर प्रोग्राम ऑन दैट डे। और कौन हो सकते हैं, तो टोटल प्रोग्राम 5 करना है। तो एक तो आर और डब्ल्यू आप यूज कर चुके हो, ठीक है। अगर आर यूज कर रहे हैं आर टू बी ऑपरेटेड ऑन भी मस्ट बी वन ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑपरेटेड आफ्टर एस, यानी कि भी वाला ऑप्शन होगा ही। तो भी वाला जब ऑप्शन होगा तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब मुद्दे की बात ये है कि आपको ये भी यूज करना है, एस और यू भी होगा ही। द लास्ट प्रोग्राम टू बी ऑपरेटेड ऑन एनी डे मस्ट बी आइदर एस यू, तो एस और यू भी होना चाहिए। तो बच्चों जिसमें एस यू है नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा आपके पास ए एंड डी ऑप्शंस, तो हमारा एस तो यूज़ करना ही है हमें। अब भी आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। और एक टी भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो जब क्यू का कंडीशन लगाओगे तो क्यू टू बी ऑपरेटेड ऑन टी मस्ट बी वन ऑफ द प्रोग्राम, तो आपको क्यू जब यूज़ करोगे तो टी भी होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्यू यूज़ कर रहे हैं तो टी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, आपका ये आंसर होगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो इट। 8 डॉक्टर हैं, 8 डॉक्टर्स PQRST UV एंड W विजिट अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन हॉलीडे डेट इज मंडे। मंडे को हॉलीडे है। ईच डॉक्टर विजिट फॉर 1 आवर फ्रॉम ट्यूजडे to Sunday except Saturday. The timings are 9 AM to 1 AM, 1 PM, 2 PM to 6 PM और 1 PM से 2 PM आपका लंच ब्रेक रहता है। ऑन सैटरडे इट इज ओपन ओनली इन द मॉर्निंग। सैटरडे में सिर्फ बच्चों मॉर्निंग में ओपन रहता है। एंड ईच डॉक्टर विजिट्स फॉर ओनली हाफ एन आवर। नो अदर डॉक्टर विजिट द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर क्यू एंड आफ्टर एस, यानी कि क्यू से पहले कोई नहीं होगा और एस के यू के बाद कोई नहीं होगा, ठीक है। क्यू से पहले कोई नहीं होगा बच्चों और यू के बाद कोई नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यू के बाद कोई नहीं होगा, तो यू के बाद आपका कोई भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर द लंच ब्रेक एंड इज फॉलोड बाय आर, मतलब डब्ल्यू तुरंत लंच ब्रेक के बाद आता है और उसके बाद आर आता है। एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एज पी इन द आफ्टरनून सेशन। एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एज पी इन द आफ्टरनून सेशन, ये भी आपको दिया हुआ है। तो इफ द लंच ब्रेक्स एंड द सब्सिक्वेंट विजिटिंग आवर आर रिड्यूस बाय 15 मिनट्स, जैसे लंच ब्रेक 1 घंटे का होता है तो 15 मिनट से हम रिड्यूस कर दिए हैं, तो आपका वो 45 मिनट का हो गया। यानी कि जो आपका लंच ब्रेक 2 से 3 होता था या 1 से 2 होता था, तो बच्चों लंच ब्रेक आपका 1 से 1:45 तक हो गया। और उसके बाद जो आवर्स हैं वो भी 15 मिनट से घट गए। तो 15 मिनट जब घट गए हैं तो आपका जैसे मान लीजिए 1:45 में आपका शुरू हो गया होगा और सभी 1-1 घंटे के थे तो वो कम हो जाएंगे। यानी कि 2 से 6 4 आवर का ड्यूरेशन है। 15-15 मिनट घटाओगे तो 1 घंटा माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका 2 से 5 हो गया और 15 मिनट और भी पहले कर दोगे तो क्या होगा लास्ट टाइमिंग, तो वो आपका 4:45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी कोई क्वेश्चन है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन है बच्चों, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ये सारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का बच्चों क्वेश्चन है, तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि PQRST एंड यू आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। टी इज अ टीचर, और टी आपको क्या दिया गया है कि टी टीचर है और इसका शादी किससे किया गया है, डॉक्टर। टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर, यानी कि टी आपको टीचर है और इसका शादी बच्चों एक डॉक्टर से किया गया है। अब टी मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। हु इज़ द मदर ऑफ आर एंड यू, अच्छा मदर भी दे दिया है, तो इसके बच्चे जो होंगे वो आर एंड यू इसके बच्चे होंगे। क्यू इज़ द लॉयर इज मैरिड टू पी, और क्यू क्या है, लॉयर है, ठीक है। क्यू आपके पास लॉयर है और उसका शादी हो गया है पी के साथ, तो ये हो गया। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन, यानी कि इसके जो है एक बेटे भी होंगे, ठीक है। एक बेटे होंगे बच्चों और उसका भी एक बेटा होगा तो ग्रैंड सन हो गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं
कि यहाँ पे ये जो है ना, इसके फादर मदर होंगे PQ, तो इसका एक रिलेशन आया और उसके बाद इसके ग्रैंड पेरेंट्स आ गए। तो देयर इज वन ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, वन इज हाउस वाइफ, और 2 मैरिड लेडीज में से एक हाउस वाइफ। देयर इज 1 स्टूडेंट्स एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, एक स्टूडेंट्स है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से ये हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, आर यू से कैसे रिलेटेड है। तो बच्चों ये तो पता है कि दोनों भाई बहन होंगे, लेकिन कौन भाई होगा कौन बहन होगा ये नहीं पता चल रहा है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर करेक्ट आंसर्स होगा। तो ये सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे जो कि हमने सॉल्व किया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे और आपने एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ईएससी में गेट के रिलेटिव काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 15 क्वेश्चंस में आप 13 क्वेश्चंस तो सही कर ही सकते थे अगर पेशेंसली आप सॉल्व करते। तो आपको मैथमेटिक्स के भी सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, या अगर आप ईएससी 2024, गेट 2024 या 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।